पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु के चुनावी नतीजों ने सिर्फ दो राज्यों की राजनीति नहीं बदली, बल्कि उनका असर अब उत्तर प्रदेश की सियासत तक दिखाई देने लगा है। बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी को बड़ा झटका लगा, तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन और डीएमके भी सत्ता बचाने में नाकाम रहे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन हारों के बाद यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने भी अब चुनावी रणनीति पर दोबारा मंथन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। यानी विपक्षी पार्टियों के लिए भी अब सपा या बसपा या अन्य पार्टियों के लिए उत्तर प्रदेश इतना आसान नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जिस चुनावी रणनीतिकार कंपनी पर भरोसा जताया था, अब उसी को लेकर पार्टी के भीतर सवाल खड़े होने लगे हैं। ये कंपनी कोई और नहीं बल्कि आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है। वही आईपैक जिसका नाम कभी चुनावी राजनीति में सफलता की गारंटी माना जाता था, वही संस्था जिसे प्रशांत किशोर का नाम जुड़ा रहा और जिसने कई बड़े चुनावी कैंपेन तैयार किए। दरअसल कुछ महीने पहले खबर आई थी कि समाजवादी पार्टी ने 2027 के यूपी चुनाव की तैयारियों के लिए आईपैक के साथ बातचीत की है। कहा गया कि पार्टी के चुनावी रणनीतिक नैरेटिव, उम्मीदवार चयन और कैंपेनिंग प्लानिंग जैसे अहम काम आईपैक संभालेगी। बताया जाता है कि इस दिशा में शुरुआती एग्रीमेंट भी हो चुका था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कारण सिर्फ चुनावी हार नहीं, असली वजह वे घटनाएं हैं जिन्होंने आईपैक की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी साल अप्रैल महीने में आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। मामला पश्चिमी बंगाल कोयला तस्करी और कथित वित्तीय गड़बड़ी से जुड़ा बताया गया। दरअसल ये गिरफ्तारी चुनाव के बीचों बीच हुई। उनका सीधा असर पश्चिमी बंगाल में टीएमसी के चुनावी कैंपेन पर पड़ा, यानी 13 अप्रैल 2026। ये वही तारीख थी जब पहले चरण की वोटिंग शुरू हुई। सिर्फ 10 दिन पहले ईडी ने दिनेश यानी विनेश चंदेल को हिरासत में लिया। एजेंसी का आरोप था कि उन्होंने जांच सहयोग नहीं किया और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पैसों को संभालने और छिपाने में भूमिका निभाई। गिरफ्तारी के बाद बंगाल में आईपैक का पूरा सिस्टम लड़खड़ाता हुआ नजर आया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि कई ऑफिस अस्थायी तौर पर बंद कर दिए गए, कुछ जगहों पर बेहद कम स्टाफ बचा, यानी चुनावी कैंपेन की गतिविधियों को रोक दिया गया। टीएमसी नेताओं को जिस स्तर की ग्राउंड सपोर्ट और रणनीतिक मदद की उम्मीद थी, वो उन्हें नहीं मिल सकी। हालांकि बाद में दिल्ली की एक कोर्ट ने विनेश चंदेल को जमानत दे दी। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि ईडी ने उनके बेल का विरोध नहीं किया, लेकिन तब तक राजनीतिक नुकसान हो चुका था। बंगाल के नतीजों ने आईपैक की रणनीति और उसकी कार्यशैली दोनों पर सवाल खड़े कर दिए थे। अब इसी का असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। सूत्रों का दावा है कि समाजवादी पार्टी ने आईपैक के साथ अपने समझौते को लेकर लगभग ठंडे बस्ते में डाल दिया है। हालात ये हो गए हैं कि यूपी आईपैक का दफ्तर तक बंद कर दिया गया है। शुरुआती तैयारियों के लिए रखे गए कर्मचारियों का कहा गया था कि अब ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आईपैक नहीं तो फिर 2027 में समाजवादी पार्टी की रणनीति कौन संभालेगा। यहीं से कहानी में एक नया नाम सामने आता है, शो टाइम कंसल्टिंग। यही वह फर्म है जिसे आईपैक के कुछ पुराने प्रोफेशनल ने मिलकर शुरू किया था। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसके पीछे रॉबिन नाम के रणनीति का बड़ा रोल माना जा रहा है। रॉबिन कभी प्रशांत किशोर की टीम का हिस्सा हुआ करते थे और बाद में उन्होंने अपनी अलग कंपनी खड़ी कर ली। शो टाइम कंसल्टिंग ने पहले कुछ सालों में कुछ राज्यों में काम किया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ जुड़ी, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के लिए रणनीति बनाई, मेघालय में कॉनराड संगमा की पार्टी के साथ काम किया। और खास बात यह है कि जिन चुनावों में ये फर्म शामिल रही वहां उसे सफलता मिली। यानी मार्च 2026 में यह खबर सामने आई थी कि सपा मुखिया अखिलेश यादव सिर्फ एक कंपनी पर निर्भर नहीं रहना चाहते, इसलिए उन्होंने आईपैक और शो टाइम दोनों के साथ बातचीत शुरू की थी। दोनों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। बताया जाता है कि आईपैक को चुनावी नैरेटिव और रणनीतिक प्लानिंग का काम मिला था, यानी कौन सा मुद्दा उठाना है,
जनता तक क्या संदेश पहुंचाना है, उम्मीदवार चयन कैसे होगा और चुनावी माहौल किस दिशा में ले जाना है। जबकि शो टाइम को फील्ड ऑपरेशन, मीडिया मॉनिटरिंग, सर्वे जैसे काम दिए गए थे। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में शो टाइम कंसल्टिंग के साथ ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ सकती है। इसकी एक वजह यह भी है कि शो टाइम के कुछ लोग यादव परिवार के काफी करीबी बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसके एक को फाउंडर 2022 यूपी चुनाव के दौरान सपा के कोर ग्रुप में हिस्सा भी हुआ करते थे। दिलचस्प बात यह है कि आईपैक और समाजवादी पार्टी के बीच पुल बनने का काम खुद ममता बनर्जी ने किया था। कहा जाता है कि उनकी सलाह पर ही आईपैक ने लखनऊ में एक बड़ी प्रेजेंटेशन दी थी, जिसे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने खुद देखा था। उसी के बाद दोनों के बीच समझौता फाइनल हुआ था। लेकिन राजनीति में भरोसा उतनी ही तेजी से टूटता है जितनी तेजी से बनता है। यानी बंगाल और तमिलनाडु के चुनावी नतीजों ने अचानक पूरी तस्वीर बदल दी है। अब जिस आईपैक को कभी चुनाव जिताने वाली मशीन कहा जाता था, आज उसी की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब यूपी में आईपैक को लेकर सवाल उठे हैं। इससे पहले 2017 विधानसभा चुनाव में भी इस संस्था ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के लिए काम किया था। उस समय यूपी को ये साथ पसंद है जैसे बड़े कैंपेनिंग चलाए गए थे। राहुल गांधी की खाट सभाएं चर्चा में रहीं, लेकिन चुनावी नतीजों में गठबंधन को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। खुद प्रशांत किशोर बाद में कई इंटरव्यू में मान चुके थे कि जो प्लान बनाया गया था उसे जमीन पर सही तरीके से लागू नहीं किया गया था। उन्होंने कहा था कि सिर्फ सलाह देना काफी नहीं होता, चुनाव में हर रणनीति को बूथ स्तर तक पहुंचाना पड़ता है। अब एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराता हुआ नजर आ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार चुनाव में सबसे पहले रिश्तों में दरार दिखाई देने लगी है। यानी बंगाल और तमिलनाडु की हार ने यूपी की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है और अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि 2027 में सपा मुखिया अखिलेश यादव किस रणनीति के साथ मैदान में उतरेंगे। आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा कि 2027 में क्या होने वाला है। क्या योगी आदित्यनाथ का राज तिलक होगा या उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा। धन्यवाद।